अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू हसलर्स डेन। मैं हूं आपका होस्ट कलीम और आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिनको आप ऑलरेडी सब जानते हैं, उकाशा हफीज़। उकाशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जो पाकिस्तान से अमेज़ॉन और टिकटॉक शॉप पर अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। नेटसोम के सीईओ और फाउंडर हैं और आज वो हमारे साथ अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंसेस और ई कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए उकाशा को हसलर डेंस में खुश आमदीद कहते हैं और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच उकाशा भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक इट्स अ ग्रेट प्लेयर कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप थैंक यू कलीम भाई फॉर हैविंग मी। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। अल्लाह करे आपका ये स्टार्ट बहुत अच्छा रहे। तो हमने सोचा कि चलें आज पहली आपकी जो एपिसोड है इसमें को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आज हमारा हो जाए। थैंक यू, आपने हमें जो है वो पहली एपिसोड के अंदर दिया। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। काशा भाई, ज़रा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके आगे चलते हैं। हम कोशिश करेंगे कंसाइज रखें सेशन को। uh, तो उकाशा, आप ई कॉमर्स में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? आप ये यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं, आपको कहाँ से लगा कि ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो एक, अब आई बिलीव आपकी एजुकेशन फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की, लेकिन ई कॉमर्स की यूनिवर्सिटी तरफ ऑफ कैसे आना एग्रीकल्चर, हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। एग्रीकल्चर। जी, तो कैसे ई कॉमर्स की तरफ कैसे डेवलप हुआ? कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट जो आपको इस फील्ड में प्रोफेशनली आने पर जिसने कहा कि नहीं ये चीज़ है? अच्छा कलीम भाई, इसमें मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेरे साथ वाक़या हुआ था। हुआ ये कि एक्चुअली मेरा बिज़नेस था हॉस्टल्स का, फ़ास्ट फूड का और हॉस्टल्स का। तो फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, सॉरी हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल, वो मेरा था। ऑलमोस्ट मेरे पास जो है वो 300 प्लस बॉयज़ की अकोमोडेशन थी। तो जो मेरी गुलबर्ग वाली ब्रांच थी वहाँ पर एक लड़का मेरे पास रहता था, वो सियालकोट से था। अब सियालकोट वाले लोगों की हिस्ट्री ये होती है कि वो इवन बच्चे भी उनके जो है ना वो छोटी मोटी ई कॉमर्स करते हैं, लाइक जैकेट्स बेच ली, इस तरह की चीज़ें कर ली। तो वो हुआ ये कि उनके साथ जो है ना वो एक लड़का था, उसने फ़ी नहीं दी थी अपनी, और या उसने फ़ी दी थी छोड़ गया था वो। तो उसको जब कॉल गई हमारे हॉस्टल की तरफ से कि आपने अपनी फ़ीस नहीं सबमिट करवाई, तो उसने कहा जी मैं तो छोड़ गया हूँ, बल्कि आपकी तरफ मेरी सिक्योरिटी बनती है वो आप मुझे रिटर्न करें। तो हमारी तब पॉलिसी हुआ करती थी कि हम जो है वो एडवांस हमें 1 मंथ पहले बताना होता था। अगर आपने हॉस्टल लीव करना है तो ज़ाहिर है, क्योंकि हमने अगले स्टूडेंट को या अगले बॉय को जो है वो हमने अरेंज करना होता था जो वेटिंग लिस्ट में होते थे। तो अब जब उसने ये कहा तो मैंने कहा जी आपकी तो सिक्योरिटी वापस नहीं हो सकती। अच्छा ये खैर इसके बाद उसके साथ मेरे तलख जुमले, हालांकि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये मैं शुरू से बिलीव करता था, बट उस दिन पता नहीं उसने कुछ ऐसा यानी बदतमीज़ी की कि वो बहरहाल मेरे से भी जो है ना वो हो गया आगे से कि यार नहीं ये हो नहीं सकता, हमारी पॉलिसी यही है, सॉरी। तो जब मैंने कॉल बंद की तो उसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ ना गलत किया है। तो मैंने उसे कॉल बैक की। मैंने कहा अच्छा अगले दिन कि आप मुझे अपना जो है ना वो जायज़ कैश दें, मैं आपको आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिटर्न कर दूंगा। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कल वाले बिहेवियर पे। अच्छा उसने अपना जायज़ कैश दिया, मैंने उसको रिटर्न कर दिए। तो अब वो बड़ा ममनून हुआ मेरा और बड़ी उसके साथ मेरी अलविदाई गपशप लगी। तो मैंने कहा क्या करते हो तुम, मतलब यहाँ से क्यों छोड़ के चले गए? उसने कहा जी मेरा एक्चुअली थोड़ा बहुत ना ई जैकेट्स का भी बिज़नेस है कि मैं यहाँ से जैकेट्स लेता हूँ और बाहर बेचता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। तो इसी सिलसिले में जो है ना वो मैं वापस सियालकोट जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रह के मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। तो मैं स्टडीज़ के लिए 2-3 दिन मुझे आना होता है, शायद एमबीए कर रहा था वो, तो मैं आ जाया करूँगा वहीं से। अच्छा अब मैंने उसको कहा यार मुझे भी थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ना बेसिकली जब वो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक लफ्ज़ है ना वो बड़ा फैसिनेट करता है आपको, वो मुझे बड़ा हम्म। फैसिनेट कर रहा था कि अच्छा हाँ कल को आपसे कोई पूछे क्या करते हो, जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। तो वो बड़ा एक हम्म। बेसिकली वो उसके पीछे मोटिवेशन यही थी कि वो फैसिनेट कर रहा था। मैंने कहा अच्छा यार एक्सपोर्ट करते हो जो तुम जैकेट्स लेके लेदर की, वो कैसे करते हो, ज़रा मुझे भी थोड़ा सा बताओ। तो खैर वो उसने कहा कि जी हमारा तो चूंकि ये आबाई हमारा बिजनेस है, तो इसलिए आपको हम इस तरह से तो नहीं, खैर वो बताते नहीं होते सीधी बात। उस वक्त तो खैर ट्रेंड ही हम्म। नहीं था 2016-17 में। तो एनी हाउस, लेकिन उसने ये एहसान किया, उसने कहा जी इस तरह करके अभी 2-3 नए वेंचर्स आ रहे हैं, लाइक अभी
एक्सट्रीम कॉमर्स है, फिर उसत इनेबलर्स, ये दो लोग अभी एंटर हुए थे मार्केट के अंदर, तो एक बूम अभी स्टार्ट हो रहा था। हम्म। तो अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, कहते जी आप उनके पास चले जाएं तो आपको एटलीस्ट ये है कि सियालकोट से हट के भी कोई प्रोडक्ट्स बेचना सिखाएंगे। तो वो फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, इनके एक्सट्रीम कॉमर्स का एक हो रहा था इधर पाकिस्तान फैसलाबाद में, वो मैंने लिया सेमिनार्स, उस वक्त तो बड़ा अरूज था और वो सारी चीज़ें हवाएं चल रही थी। और फिर खैर वहाँ से मैं सियालकोट भी गया, तो वहाँ से फिर एक शौक पैदा हुआ कि वहाँ इंपोर्टर्स से मिला, मैं एक्सपोर्टर्स से मिला, तो देखा मैंने काम को थोड़ा सा, तो मैंने कहा यार अब ये करना है थोड़ा सा। मुझे आइडिया नहीं था कि फ्यूचर इसी का होगा, और बस वो एक थोड़ा सा एक फैसिनेटिंग जो थी ना, एक इसकी इस्तेलाह कह लें आप, वो उसकी वजह से मैं ई कॉमर्स में आया था। तो आप एक्सीडेंटल कह लें, मैं वाह। ई कॉमर्स में आया हूँ। अच्छा लेकिन उकाशा ये भाई ये लेकिन चीज। लेकिन लेकिन एक चीज़ उसमें थी, मुझे नहीं पता था आगे जाके कोविड आएगा। अब आप ये देख लें कि मैंने अपनी जेब से सनी भाई के साथ $12,000 इन्वेस्ट किए थे, और आई डू रिमेंबर उस वक्त $12,000 मतलब एक स्टार्टअप से निकाल के ओ लगाना यस। एक बहुत बड़ी बात थी। ओ यस। अच्छा, अब ये हुआ कि वो चल गई हमारी प्रोडक्ट, पैसे भी आने लग माशाल्लाह। पड़े, तो मेरा किचन का मामला सॉल्व हो गया। तो अब बेसिकली जो चीज़ थी ना वहाँ पर, वो ये थी कि अब मुझे था कि यार दो जगह पे ना मेरे से नहीं हो रहा था। अब चूंकि वो ऑनलाइन वर्क मुझे ज़्यादा इजी लगता था और ऑफलाइन ज़रा थोड़ा, तो मैंने उसको ना ख़त्म कर दिया, यानी उसको बेच दिया। जैसे ही मैंने बेचा है, राइट आफ्टर 2 मंथ्स कोविड हिट किया और पूरी हॉस्टल इंडस्ट्री बैठ गई, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, यूनिवर्सिटीज़ ओ बंद हो यस। गई, घर से लोग लेक्चर्स ले रहे थे, वो मतलब ज़ाहिर अकोमोडेशन वाला तो सीन ही ख़त्म हो गया। तो शायद अल्लाह ताला ने बचाना था, ये एक सबब बनना था, तो इस तरह से जो है ना वो मैं ई कॉमर्स में आया था, और बाय एक्सीडेंटल आया था। बट बाद में मैंने सोचा कि ये शायद अगर मैंने ना किया होता तो मैं शायद इन्हीं फिजिकल बिजनेसेस में कहीं और होता। माशाल्लाह उकाशा भाई ये मेरा जितना एक लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, ज़्यादातर मुझे कहीं ना कहीं ये सुनने में आया कि एक्सीडेंटल ई कॉमर्स में हम आ गए। हाँ, ऐसे ही। ये हुआ है काफ़ी लोगों के साथ। मेरा ख्याल एक एंटरप्रेन्योर जो अपने अंदर होता है वही जो है ना एक अपॉर्चुनिटी कलीम भाई, ढूंढ रहा होता है नहीं कि कलीम कुछ भाई, अपॉर्चुनिटी मिले। एक प्रॉब्लम ये थी, देखें पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन जो है ना वो हुई थी 2013 हम्म। में। हम्म। 2013 में 3G 4G लॉन्च हुआ था, और लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस आम हुई थी। उससे पहले वाईफाई बहुत ही लिमिटेड घरों में होता था, और सबके पास हम्म। उसकी एक्सेस नहीं होती थी। तो हम्म। अब 3G 4G आया 2013 के अंदर, लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव किए। बट पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना वो था ट्रस्ट, ऑनलाइन ओ प्रोडक्ट्स या। पे ट्रस्ट कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे छोटे भाई ने एक दिन ऑर्डर किया, तो 5,000 उसने पे किया, ऊपर आके उसने ना जब वो खोला पैकेट, तो उसने पता नहीं कोई डिवाइस मंगवाई थी, तो अंदर से ना वो जो वो टैल्कम पाउडर नहीं होता जो यहाँ बच्चे जी लगाते जी हैं, जी जी। वो निकला है। तो वाह। यार मतलब ये हालात थे, 5,000 दिए, वो बेचारा बैठा हुआ है मतलब। तो यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला था ई कॉमर्स, लोकली ई कॉमर्स जो था ना हम्म। उसमें ट्रस्ट फैक्टर जो था ना हम्म। वो एक बहुत मिसिंग था, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो हम्म। इसलिए हमने फिर सोचा कि पाकिस्तान में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम बाहर के मुल्क क्यों ना ट्राई कर लें। तो एक वेज हमें हम्म। नज़र आना शुरू हुए, अच्छा जी अमेज़ोन पे बेच सकते हैं, बाहर के शॉपिफाई पे बेच सकते हैं। तो अमेज़ोन से स्टार्ट लिया, और फिर विद टाइम बाकी चीज़ें भी अंदर ऐड करते गए। लेकिन कोविड एक अच्छी चीज़, मतलब हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। कोविड का एक पॉजिटिव पहलू ये था कि लोग जो है ना वो ई कॉमर्स की तरफ आना शुरू हो गए, लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ने 14 डे, ख़ासतौर पे दराज जो है वो मैं समझता हूँ उसने बहुत वाइटल रोल प्ले किया लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ना वो एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए। आप देखें 14 डेज जो है रिटर्न पॉलिसी है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, जस्ट लाइक अमेजोन। तो इससे लोगों को ट्रस्ट आने लगा। फिर इसी वाह। तरह देखा देखी बाकी ब्रांड्स भी, अब इवन मेरा भी पाकिस्तान में एक ब्रांड रिसेंटली मैंने लॉन्च किया। मैंने हालांकि पाकिस्तान में कभी बिजनेस नहीं किया था ऑनलाइन, लेकिन एक ब्रांड था वो अक्वायर किया मैंने रिसेंटली, उसको मैंने बेसिकली लेके यूएसए में जाना है, बट वो चूंकि हाई टिकट था तो मैंने यहाँ भी। तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, 6 मंथ वारंटी है, और हम उनको जब क्लेम देते हैं तो वो हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो ये चीज़ मतलब विद टाइम होती है, और मैं समझता हूँ कि अब ई कॉमर्स का जो है ना वो बूम है, मतलब अब इवन पाकिस्तान में भी लॉन्च करें तो अच्छे ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। हम इस पे पाकिस्तान की मार्केट में बाद में आएंगे, टीमों पे थोड़ी सी बात करेंगे, इस पे भी आएंगे। जो भी व्यूवर्स हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका बाद में उकाशा भाई को कमेंट्स हम जो भी होंगे क्वेश्चंस देंगे वो, ताकि आंसर कर सकें। उकाशा भाई, आपके ख्याल में आजकल ई कॉमर्स और अमेज़ोन में कौन से ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो फ्यूचर में आपके बारे में क्या ऐसा सोचते हैं कि स्पेशली ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? ब्रांड बिल्डिंग जो है सर देखें, कहने में बहुत आसान है बट मुश्किल भी है साथ साथ में। लेकिन असल में ना ब्रांड बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था दैट वाज कि आपने एक प्लेटफॉर्म पकड़ा, लाइक अमेज़ॉन पकड़ा, और उसके ऊपर जो है वो आपने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें फेलियर रेट्स भी अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी लॉन्चेस फेल भी होती हैं। अब वो जो फेलियर्स हैं उसके बाद से जो है वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट काफ़ी शटर डाउन हुआ है, लोग काफ़ी जो है ना वो बैकआउट भी किए हैं। तो उसका जो अभी रिसेंटली जो सबसे अच्छा सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला है ब्रांड बिल्डिंग का, वो ये है कि आप जब एक ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपरली शॉपिफाई पे भी लॉन्च करें। आपकी अपनी वेबसाइट जो है, आपकी अपनी हम्म। वेबसाइट पे लॉन्च करने का फ़ायदा ये है कि आप उसकी जब विजिबिलिटी ऐड चलाएंगे ना तो उसकी विजिबिलिटी बेहतर होगी। लाइक आप उसको मेटा एड्स पे चला रहे हैं, आप उसको गूगल एड्स पे चला रहे हैं। रिसेंटली मैंने तो खैर अभी बहुत सारे तजर्बे कर लिए हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा, अब उसका होता ये है कि आपने देखें एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया शॉपिफाई पे भी, उसको अमेज़ॉन पे भी आपने लॉन्च कर दिया और उसको टिकटॉक पे भी लॉन्च कर दिया। बेशक आपके पास स्टॉक लिमिटेड भी था, आपने लिमिटेड स्टॉक को ही 3 जगह पे आपने कर दिया। अब आपके पास चैनल्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। अमेज़न पे जब हम्म। आप कर रहे थे तो आपके पास एक चैनल था पीपीसी, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी एक्सटर्नल ट्रैफिक मेरे ख्याल 5% सेलर भी नहीं करते होंगे, 5 या 10%, बाकी सब तो पीपीसी पे ही है ना अब तो अब पीपीसी एक चैनल है, आपने उसको शॉपिफाई पे भी लॉन्च किया। यू हैव 2 मोर चैनल्स, बल्कि 3 मोर चैनल्स, लाइक आप उसमें सबसे पहले मेटा एड्स में आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है। उसके बाद आपने गूगल एड्स को टच किया तो आपके पास 3 वेन्यूज़ आ गए। अब आपने साथ में ईमेल मार्केटिंग। अब देखें ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि जो रिपीटेड बायर है या एक अपसेलिंग करना, उसी कस्टमर को दोबारा से ईमेल्स के ज़रिए टारगेट करना, ये चीज़ें अमेज़ॉन पे पॉसिबल नहीं थी। अब हमारे हम्म। पास अगर सबकी ईमेल का डाटा है, अब फॉर एग्जांपल अभी एक रिसेंटली अभी एक हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो मैंने उनको कहा कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो हनी बेच रहे हैं, अब आपकी जो हनी अगर एक प्रोडक्ट ख़रीद ली गई तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग से जब उसी कस्टमर को दोबारा मैसेज जाएगा ना कि अब आप हमारी जो है वो हमने एक नई प्रोडक्ट लेट्स सपोज जिनसिंग हमने लॉन्च की है, या हमने उसमें ज़ाफ़रान लॉन्च कर दिया, सैफ़रॉन लॉन्च कर दिया। तो अब जब हम कहेंगे ना सिर्फ़ उस कस्टमर के लिए, यानी ये सब के लिए नहीं है, मतलब कहने को तो आपने बेशक 30% फ्लैट सेल भी लगाई हुई है, लेकिन आपने हम्म। कह दिया ना कि आपके लिए एक्सक्लूसिव हमने 30% ऑफ कर दिया, तो कन्फर्म है 50% जो हनी के बायर्स होंगे ना वो आपका सैफ़रॉन भी खरीदेंगे। सो हम्म। दिस इज बेसिकली न्यू टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग। कि अब आप बंडल अपनी किया जाए। वेबसाइट पे जा रहे हैं, हाँ अब आप देखें, अब आपका जो बेसिकली जो देखें, जिस ब्रांड का जिस ब्रांड का रिपीटेड कस्टमर होता है ना वो ब्रांड हमेशा स्केल करता है। मैं आपको एक सी छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक ब्रांड है यू ग्रीन। ठीक है, यू ग्रीन, अब आप ये देख लें कि मैंने उनकी एक प्रोडक्ट खरीदी और अभी हम्म। इस वक्त मेरे इस ऑफिस के अंदर कोई 10 प्रोडक्ट्स यू ग्रीन की पड़ी हुई हैं। यू ग्रीन की कोई ऐसी नई प्रोडक्ट नहीं होती जो मैं ना खरीदूं। उनका कार चार्जर, उनका दूसरा मोबाइल चार्जर, उनका हम्म। उनके जो है वो मोबाइल स्टैंड्स, हर चीज़ आप देख लें कि वो आउट ऑफ द बॉक्स है और वो डायरेक्ट चाइना से भेज रहे हैं वाया दराज। ओह। सो ये एक वाह। एग्जांपल है कि एक ब्रांड जब आपको उस लेवल की क्वालिटी देता है ना तो आपका हम्म। जो रिपीटेड कस्टमर है वो बढ़ता है, और एक लॉयल्टी आ सेकेंडली जाती है। लॉयल्टी आ जाती है, और सेकंडली अब हम्म। देखिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लोगों को बताया, 2-4 लोग अभी भी शायद सर्च करेंगे इसके बाद। ओह ठीक है, यस। रेफरेंस रेफरेंस बेस्ड हम्म। कस्टमर आपके बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपका रिपीटेड कस्टमर आता है। तो इसलिए ओके। ये सारे वेन्यूज जो है ना अमेजोन पे थोड़े से मिस थे। तो अब हम्म। आपने जब एक ब्रांड को शॉपिफाई पे भी लॉन्च कर दिया, आपके पास सारे मार्केट के वेन्यूज खुल गए। अच्छा, अब आप उसको ले आए टिकटॉक शॉप पे। टिकटॉक शॉप पे भी एड्स तो हैं ही, एड्स अब चला रहे हैं, बट टिकटॉक शॉप में दो चीज़ें और हो रही हैं। नंबर एक, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही ईजी है।
वो किस तरह से, वो इस तरह से कि देखें, बेसिकली टिकटॉक तो प्लेटफॉर्म ही एंटरटेनमेंट के लिए था ना। टिकटॉक का तो पर्पस था ही नहीं कि वो मार्केट प्लेस है या वहाँ पर लोग आके बाइंग करेंगे। तो बेसिकली वो इंटरटेनमेंट के दौरान में कोई चीज़ सेल कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अब उसमें जो है वो बेसिकली आप एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं, उस इन्फ्लुएंसर की एक परसेंटेज होती है, उसके अगेंस्ट आप जो है वो सेल्स नई जनरेट करते हैं। हमने जो जब स्टार्ट लिया था यूके के अंदर टेक्सटाइल का, एक हमने पूरा एक 40 फीट का कंटेनर हमने विद इन 1 वीक बेच दिया था। सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ने उसकी वीडियो बना के पोस्ट की और लोगों ने देखा कि वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ये एक नया वेन्यू खुला है। मतलब पीपीसी में तो होता था कि कस्टमर आता था मार्केट प्लेस पे और वहाँ आके बाय करता था, बट नाउ केस इज़ डिफरेंट। अब वो मार्केट प्लेस पे कस्टमर नहीं आया, वो अपने काउच पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के वो बेसिकली स्क्रोलिंग कर रहा है, ठीक है, और टिकटॉक का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। दरमियान में मेरी ऐड चली और उसे लगा फ्लिंग में, इसको ये लगा कि ये ठीक है। सेकेंडली किसी उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाई, उसको लगा कि अच्छा उसने ये चीज़ बाय की थी तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ये एक नया वेन्यू खुला है आपके लिए। थर्ड जो एक नई चीज़ वहाँ पर है वो ये है कि आप लाइव सेलिंग कर सकते हैं। देखें आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आपका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप वहाँ से अच्छा एक गोरा हायर करें, आप उसको उसके साथ तय करें। लाइक आपने $1000 में बात कर ली कि वी आर स्टार्टअप, $250 पर वीक लो हमसे, 2 घंटे का एक सेशन करो और बेचो हमारी प्रोडक्ट्स। हाँ, अब उससे अगर आपको $10,000 का रेवेन्यू आने लग पड़ा महीने का, तो 1,000 देते हुए तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो 1,000 मेरा बिल्कुल। मतलब एड कॉस्ट ही कंसिडर होगा। तो लाइव सेलिंग एक नया चीज़ थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो सेलिंग है ना 2025 कह लें आप, क्योंकि हम 25 में एंटर होने जा रहे हैं, या दैट विल बिल्कुल। बी डिफरेंट। अब वो जो कन्वेंशनल चीज़ें होती थी कि एक ब्रांड बनाया उसको आपने लॉन्च कर दिया, अब वो चीज़ें नहीं है। आप मल्टीपल वेन्यूज़ में जाएं, मल्टीपल अभी जो नई नई चीज़ें, अभी हो सकता है कि टिकटॉक या और बहुत सारी मार्केट प्लेसेस जो हैं वो कोई और भी नई चीज़ें ले आएँ। मेरे ख्याल में भी कोई 7-8 जो है वो वेन्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल सारी ठीक है। चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। माशाल्लाह। तो काशा भाई थोड़ा सा अमेजोन की तरफ आते हैं, प्राइवेट लेबल की तरफ। अ, आप ऐसी क्या स्ट्रेटजीज रिकमेंड करते हैं एक नए सेलर्स के लिए आजकल? अगर आप, आई बिलीव आप कुछ आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी हैं जिनको आप ये सर्विसेज भी ऑफर करते हैं पार्टनरशिप्स में और जी। परसेंटेज में। आप अगर नया आज लॉन्च करने जा रहे हैं 2024 या 25 की बात करें तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है रिसेंट टाइम्स में कुछ स्ट्रेटजीज चेंज हुई हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल लॉन्च करने की बात करते हैं तो। जी जी। अच्छा देखें, उसमें अब जो अमेज़ोन में जो सबसे चीज़ हमने मारे खा के जो चीज़ अभी हमने जो कुछ रूल्स बनाए हैं ना, उसमें सबसे पहला रूल तो प्रोडक्ट हंटिंग का ही है आपका। प्रोडक्ट हंटिंग में जो है वो कन्वेंशनल तरीके जो है ना वो अब वर्क नहीं करते। अब हमारी कोशिश होती है कि अब हम चूँकि यूके में तो ख़ास तौर पे आप देखें टैक्सेस ही इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि आप जो है ना वो छोटी प्रोडक्ट में तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हाई टिकट प्रोडक्ट जो है वो इट्स नॉट इजी ऑन बजट, इट्स नॉट इजी टू इवन लॉन्च दैट प्रोडक्ट, बट स्टिल आपको जो है ना वो हाई टिकट को प्रेफर करना चाहिए या मीडियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जाना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मेरा जो अब रूल है ना वो वैसे ही चेंज हो चुका है कि मैं सिर्फ अमेज़ोन लॉन्च तो करता ही नहीं हूँ। हाँ, एक प्रोडक्ट है तो अमेज़ोन पे जा रही है। हाँ, जब वो 2-3 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी तो राइट आफ्टर दैट उसको हम शॉपिफाई पे ले जाएंगे। ओके। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ब्रांड अवेयरनेस आपकी सर्कुलेट होती है ना, मतलब एक कस्टमर है उसने मेटा एड्स के ज़रिए देख लिया कि एच के एक ब्रांड है, उसके जहन में कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। अच्छा, अब आपने वहाँ पर सेल्स लगा दी, 30% ऑफ लगा दिया आपने, जो है वो गूगल से भी जो है ना वो बहुत सारी विजिबिलिटी क्रिएट कर दी। जो ब्रांड विजिबिलिटी आपको मिली है ना बाकी प्लेटफॉर्म से, वो आप अमेज़ोन पे भी कैश कर सकते हैं। लाइक अब अमेज़ोन पे जो एक कस्टमर आएगा, पहले शायद वो एक आपको कन्वेंशनल ब्रांड समझ रहा था, बट राइट नाउ अब वो आपको ये समझेगा कि नहीं, आप जो है वो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टेंस है बाकी जगह पे भी। तो उनके लिए जो है वो इजी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि उसे अब ख़रीदना चाहिए कि नहीं है ब्रांड। तो इसलिए आपकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी होनी चाहिए कम स्टॉक के साथ। अच्छा, अब हम ये एक और ये काम करते हैं, पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, 20,000 का बजट लगाते थे। अब हम 20,000 में 3 प्रोडक्ट्स करते हैं, ठीक है, 2 या 3 प्रोडक्ट्स करते हैं। और स्टॉक पहले अगर हम 2000 1500 मंगवाते थे तो अब स्टॉक हमारा होता है 400 500।
वो महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है, बट टेस्टिंग आपकी ईजी हो जाती है। जो टेस्ट एंड ट्रायल है ना, दैट इज़ दी न्यू वे। मतलब इसी में अब आप कह लें कि आफियत है। एक क्लाइंट 20,000 इकट्ठे डुबा डुबा दे, उससे बेहतर है कि उसको आप 3 टेस्टिंग्स करवाएं। अगर हम्म। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, मैं पहले तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स थे जो मेरे इन हाउस थे, लाइक अभी खासतौर पे प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो मैंने आउटसोर्स कर दिया है। उसके लिए बहुत ही अच्छी टीम होनी चाहिए आपके पास, जिसका डाटा बहुत रिफाइन होना चाहिए। और फिर एक प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, 3 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। अ, अब उसी बजट में आप जब 3 प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, लाइक आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गई, बट दूसरी प्रोडक्ट जो है वो आपकी चली बट स्लो चली, तीसरी प्रोडक्ट जो है आपकी जो हिट होगी उस पर अब आपने पैसा लगाना है। तो बेसिकली दिस इज़ द टेक्निक। अब उस पर आपने हम्म। पैसा लगा दिया, मीनवाइल साथ में आपने उसको शॉपिफाई पे भी लॉन्च कर दिया, और अब आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप ऐसी देखेंगे जो शायद वैसे अकेली नहीं चलनी थी, लेकिन वो बंडल में चल गई, दूसरी प्रोडक्ट की वजह से चल गई, हम्म। प्लेटफॉर्म और होने की वजह से चल गई। तो दिस इज़ द न्यू स्ट्रैटेजी ना। ओके, मतलब एक हाई टिकट ओके। प्रोडक्ट, नंबर वन अगेन मैं अगर उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ, हम्म। नंबर वन के आप हाई टिकट की कोशिश करें, या एटलीस्ट थोड़ा जितनी ज़्यादा अच्छी जी। उसकी प्राइस हो जाए। नंबर टू, एच के जैसे जो अच्छे सोर्सिंग वाली कंपनीज़ हैं, उनसे, सोर्स गाय जैसी कंपनीज से जो है जी। वो आप सोर्सिंग में जितना पैसा बचा सकते हैं बचाएं। प्रोडक्ट हंटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, वो डिपार्टमेंट ही आप अलहदा कर दें, स्पेसिफिक जो गोरों के साथ दो काम कर रहे हैं उनसे प्रोडक्ट हंट करवाएं, और उस डाटा को आप जितना एनालाइज कर सकें करें, क्योंकि नाउ दिस इज़ गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। सोर्सिंग भी उसके बाद आ जाती है थर्ड पे, वो खैर मैंने सेकंड पे ले आया था, कि सोर्सिंग अच्छी जगह से हो, वहाँ से आप जितना पैसा बचा सकते हैं, और वैलिडेशन करें उसकी बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप 2 या 3 प्रोडक्ट्स कम स्टॉक के साथ जाएं, और हम्म। मीन वाइल उसको टेस्ट करें। शॉपिफाई पे भी ओके। लॉन्च करें। हाँ जी, टेस्ट एंड ट्रायल करें, बिल्कुल बिल्कुल, ये दैट्स सब एन कुछ अब अमेजिंग टिप। कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी टिप है ये, बिल्कुल उकाशा भाई। आई टोटली एग्री कि ये चीज़ आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वाइन रिव्यूज़ आप साथ डाल लें, आपको पता चल जाएगा किसकी जी क्वालिटी अच्छी है, क्या चीज़ चल रही है, और वो फिर आप जी जो जी है जी जी, फर्दर उस पर एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली दैट इज़ रियली ए ग्रेट टिप सर। एग्जैक्टली। उकाशा भाई, अगर मैं रिसेंटली आपकी प्रोफाइल पे देख रहा था, आप टिकटॉक शॉप में भी इन्वॉल्व हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमेजोन प्राइवेट लेबल और टिकटॉक शॉप को आप कैसे कंपेयर करते हैं? आपके ओपिनियन में क्या डिफरेंसेस हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स में? और अगर थोड़ी सी और बात करूं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप रिकमेंड करेंगे? क्योंकि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ बहुत शोर मचा हुआ है कि टिकटॉक शॉप, टिकटॉक शॉप, तो इस पे आपका क्या ओवरऑल ओपिनियन है? देखें अपना कलीम भाई, टिकटॉक, अगर मैं ये कह दूं अब आके कि जी टिकटॉक ही सब कुछ है, तो ये भी मेरे ख्याल जाती होगी। ऑब्वियसली अमेजोन ने बेस बनाई हुई है, और अभी भी उसकी रूट्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और जितना ज़्यादा प्राइम कस्टमर एग्जिस्ट करता है, अभी भी अमेजोन अभी भी नंबर वन पे है। ठीक है, उसके बाद मैं शॉपिफाई को रैंक करता हूँ अभी भी सेकंड नंबर पे, कि आपकी अपनी वेबसाइट, आप अपने एड्स चला के, लाइक अभी देखें पाकिस्तान में हमारे अब 11-11 एड्स चल गए हैं, जबकि यूएसए के लिए अभी जो हमारे शॉपिफाइज हैं उसके लिए हमारी अब एड्स रेडी हो रही हैं आगे ब्लैक फ्राइडे की। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे के बाद साइबर मंडे आ जाएगा, साइबर मंडे के बाद हम जो है वो प्री क्रिसमस सेल्स लगाएंगे, फिर क्रिसमस सेल्स लगाएंगे। जी हम टिकटॉक पे थे, आप ये पूछ रहे थे कि टिकटॉक और अमेजोन में बेटर कौन जी। सा है। जी। अच्छा, तो मैं सर उसमें अर्ज़ी ये कर रहा था कि टिकटॉक के ऊपर मतलब अमेजोन की अगर हम बात करें तो बेस रूट्स अमेजोन की अभी तक स्ट्रांग है, क्योंकि प्राइम कस्टमर अभी भी डाटाबेस सबसे ज़्यादा है। अब हुआ फ़ायदा, इसका फ़ायदा भी हुआ है, और एक नया प्लेयर भी आने जा रहा है, टीमू। और टीमू ने भी ओ दुनिया के यस। अंदर एक जो है ना वो बहुत धूम मचा दी है, और टिकटॉक को भी एक बार उसने हिला के रख दिया। तो बेसिकली टिकटॉक ने भी यही किया था। टिकटॉक से मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हुआ है कि लोगों के पास जो है ना, क्योंकि करीब करीब कोई नज़र नहीं आ रहा था, ईबे, वॉलमार्ट वो बहुत छोटे हैं अभी, उनका साइज़ बहुत छोटा है। तो टिकटॉक ने जी। आके जो है ना वो अब जैसा मेरा अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो मैं बैठा हुआ हूँ, अब वो सीन नहीं है मेरे पास। अगर शॉपिफाई भी चल रहा हम्म। है, मेरे पास टिकटॉक भी चल रहा है, तो एटलीस्ट मेरी एक सेल्स डाइवर्सिटी सेवेंटी है। परसेंट बिल्कुल। 70-80% सेल्स मेरी वहीं पे हैं। तो बट ये है कि टिकटॉक के आने से फ़ायदा ये हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया है, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और एक नया वेन्यू मिला है हमें। नंबर टू, लाइव सेलिंग जो हम्म। है वो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो फ्यूचर यही है।
कि ऑब्वियसली उनके पास जो डेटाबेस है ना टिकटॉक के पास वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मार्केट प्लेस और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में फ़र्क ये होता है कि जो मार्केट प्लेस हम्म। होती है वहाँ पर कस्टमर आता है कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए, ठीक है। दैट्स अमेजोन इट, पे जो कोई बिल्कुल। आएगा, नाइफ किसी ने ख़रीदनी है तो वो आएगा, सीरियस बायर आएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। लेकिन टिकटॉक के ऊपर सीरियस बायर भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म अलग से लॉन्च कर दिया है, बट उसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि इंटरटेनमेंट वाले लोग भी डाइवर्ट होते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हम्म। होती हैं वो अब जैसे हम फेसबुक से ख़रीद लेते हैं, हम बेसिकली स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आई और हमने ख़रीद ली, जस्ट लाइक दैट। वही कॉन्सेप्ट टिकटॉक का है। तो टिकटॉक पे ये है कि आपको एज मिलता है ऑब्वियसली लॉन्चेस हम्म। का और बाकी चीज़ों का, तो जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको दोनों ही ट्राई करने चाहिए। अब आपके पास बिल्कुल। अगर स्टॉक तो आपने वैसे भी टेस्ट कर रहे हैं, आपको दोनों पे टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उकाशा भाई, यहाँ पे आपने जो एक बात ऐड की टीमों की, ये बात बिल्कुल मैं इस पे जो है ना 100% एग्री करूँगा। उसकी वजह ये कि हमारे पास जो कंटेनर्स आ रहे थे जो कस्टमर्स के चाइना से निकालने के लिए, शिपिंग के लिए, सर हमारे पास वॉल्यूम अगर मैं मंथली बात करूँ तो टिकटॉक और अमेज़ॉन का 1.5 लाख केजी 2 लाख केजी इसके आसपास टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा था। जी। अब टीमू जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं सेलर्स की तरफ से कि वो नज़र आता है कि यार हम्म। टीमू से पहले टिकटॉक शॉप का बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे हम्म। ही टीमू आया तो वो एक थोड़ा सा नज़र आया कि उसने इतना मेजरली कंट्रीब्यूट किया लॉजिस्टिक्स नहीं, में। डेंट डाला है, ये बिल्कुल डेंट जो डाला है। जी जी, काफ़ी डंड डाला है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यार अच्छा देखें, उकाशा भाई। जी। इसके लिए तो जी। आपको तैयार रहना चाहिए। पता नहीं क्या कुछ होगा जी। 2025 में, क्या कुछ होगा, कैसे कैसे, ये नहीं, इसका जी। मतलब ये है कि अब चीज़ें जो हैं वो कंपटीशन और तरीके से भी आ सकता है, हम्म। किसी तरह से भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सेलर्स के लिए मेरा ख्याल, मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे पहले एक टाइम था कि हम सेलर्स ज़्यादातर अमेजोन पे रिलाई कर रहे होते थे। अकाउंट, आपने जैसे बात ये मेंशन की कि अकाउंट उठ गया तो बैठ जाते थे हाथ पे हाथ धर के कि अब क्या करें। हाँ, नहीं तो नहीं, अभी वो एग्जैक्टली। ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं वो हाँ, स्टॉक जो है वो निकाला जा एग्जैक्टली सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और देखिए जी। बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कलीम भाई, के ना पीएल में से बहुत सारे लोग मूव भी किए हैं। देखिए कोई हम्म। ज़रूरी नहीं है अगर आप पीएल पे हैं और आपके पास पीएल की क्लाइंटेज नहीं है तो आप दिल छोड़ हम्म। जाएं कि जब हम क्या करेंगे, हमने तो सारी, हम्म। कोई ज़िद नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी पीएल किया, बिल्कुल। सिर्फ अमेजोन पे ही किया, तो अब आपने क्या करना है। हम बहुत से हम्म। हमारे जो है अच्छे दोस्त हमारे जो हम्म। पीएल कर रहे थे, वो उन्होंने वॉलमार्ट पे होलसेल बहुत अच्छा किया है, वॉलमार्ट पे डिफरेंट हम्म। मॉडल्स पे वो गए हैं। तो मसला ये है कि हम्म। टेस्ट टेस्ट एंड ट्रायल जारी रहना चाहिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स हम्म। पे हो सकता है कि जी। आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकला है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि अभी भी कोई अगर न्यू आ रहा है तो अमेजोन पे ही कोई इसको एवेन्यू मिले तो ही सब हम्म। कुछ है। अब बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्राई करना जो है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल सकता है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है। ओके। बिल्कुल ठीक है। जी। उकाशा भाई, सेशन हमने कहा था 30 मिनट में रखेंगे, थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं क्विकली इसको कोशिश करूंगा। हाँ, बस अब हम इसको वाइंड अप अगर करते हैं। आप, जी जी, बस ये 2-4 क्वेश्चन है फिर वाइंड अप करते हैं। जी जी। सर, आप अगर टिकटॉक शॉप पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कुछ समराइज स्टेप्स, एक मतलब बड़े क्विकली सा बता दें कि कुछ एक समराइज स्टेप्स हैं कि एक नया बंदा बैठा है जो भी देख रहा है, जो टिकटॉक शॉप पे बेचना चाह रहा है, तो एक समराइज स्टेप्स क्या होंगे जो वो स्टार्ट कर सकता है और प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ कर सकता है? यार देखें, टिकटॉक के लिए ना एक प्रॉब्लम है कि उसका अकाउंट बनाना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन ने भी अब इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया। जो वो मज़े थे पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले, वो तो ऑलमोस्ट जी। यूके वगैरह में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, यूएस में भी बहुत अब रेयर हो गए हैं। तो बट स्टिल उसमें अभी भी लूप होल्स हैं। लाइक अभी आप अगर एलएलसी आपके पाकिस्तानी डिटेल्स पे है और अकाउंट आपने किसी के नाम पे भी बना लिया है, तो वो कंपनी उसको अक्वायर करके आप बिज़नेस अभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं इस तरह से भी। लेकिन हम्म। जो टिकटॉक का सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि आपको, अच्छा फिर देखें, आपने किसी, अगर किसी का अमेजोन अकाउंट बनाना है ना, तो आपको सिंपली एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है और एक उनका एड्रेस डेडिकेटेड और उसका यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट। तो बाकी फ़ोन बाइक का आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ईमेल अपना यूज़ कर लेते हैं, तो उससे आप ये दो तीन चीज़ें मांग लेते हैं। तो टिकटॉक हम्म। में प्रॉब्लम ये है कि वो अब सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए है या यूके सिटीजन्स के लिए, या मतलब पासपोर्ट होल्डर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, मतलब वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। तो हम्म। आपको अगर यूएस में जाना है, सबसे बड़ा तो प्लेटफॉर्म यूएस ही है, तो यूएस में अब आपको एसएसएन नंबर चाहिए। एसएसएन नंबर जो है ना वो मामू देते नहीं है,
प्रॉब्लम ये है, वो तो हम्म। बिल्कुल यानी स्ट्रिक्ट, जैसे एसएसएन का नाम आते हैं उनका कान खड़े हो जाते हैं, यार जी। ये क्या करना है। अब ये रिक्वायरमेंट्स अमेजोन की तरफ से नहीं थी, तो चलो ड्राइविंग लाइसेंस पे वो किसी हद तक मान जाते हैं और दे देते हैं आपको। हम्म। और बिल भी आप कोई दो नंबरी कर लेते हैं, या सही वाला भी जिस तरह से भी आप मैनेज कर लेते हैं लोग। तो टिकटॉक पे ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है, जब बात एसएसएन पे आती है तो वो अब आपको, अगर आपके, लेकिन तो उसमें सबसे अच्छा मॉडल ये हो सकता है कि आप वहाँ के पार्टनर्स मिलाएं। आप यूएस के लोग, हम्म। यूके के लोग, जो आपके फ्रेंड एंड फैमिली वाले लोग हैं, उनसे उनसे मतलब तय कर लेंगे, यार हम आपको 20% देंगे, 15% देंगे, या आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50-50 पे आ जाएं। तो इस तरह बिल्कुल। की किसी जो मॉडल्स हैं ना, उससे इस चीज़ को ईजी बनाएं। क्योंकि अदरवाइज तो ये आपके लिए, आपको नामुमकिन लगेगा, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, जब आप स्टार्ट लेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। ये दूसरा जो ये है, जी जी। सॉरी उकाशा भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी की। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इधर इधर मैं अभी कनाडा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इधर इन कंट्रीज में लोग देख रहे होते हैं कि हमें कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट का एक पैसिव इनकम एक स्ट्रीम बन जाए, और जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो और बंदा काम कर रहा हो। तो मेरा ख्याल ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि बिल्कुल। आप ऐसा कोई रिलायबल बंदा ढूंढें और उसके साथ पार्टनरशिप करें, क्योंकि जी इन्वेस्टर्स तो जी। बैठे हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट भी देंगे, जी एसएसएन भी जी। देंगे और ड्राइवर्स लाइसेंस भी देंगे। दूसरा मैं समझता हूँ कि सबको अब जो है ना, वो मेटा एड्स सीखनी चाहिए खुद। गूगल एड्स बहुत सिंपल है, अगर किसी को पीपीसी करनी आती है ना, तो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल हम्म। फेसबुक या गूगल एड्स चलाना मुश्किल है। उसमें थोड़ी सी साइंस है बस, वो आप एक हफ्ते में भी सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा हम्म। बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो एड्स चलाना जब आपको आएंगी तो आपको ठीक है, आप टीम अपने अंडर ही डेवलप करें, लेकिन आपको आना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक अमेजोन। हम्म। तो अब बेसिकली मसला ये है कि हम जब किसी को पिच करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट हमारे पास आया, अभी अवैस अमीन के जी। साथ मेरी बड़ी अच्छी इस पर डिस्कशन हो रही थी। जी। बेसिकली अवैस अमीन भी मेरे बाद टिकटॉक पे आए हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि ओह। मेरी पुरानी क्लाइंटेज में से ही काफ़ी सारे क्लाइंट्स निकल आए, जो बेसिकली अमेजोन पे नाइस। थे, और वो टिकटॉक पे, जी। मतलब एक नए क्लाइंट्स आपको मिल गए ना। हम्म। तो नंबर एक बिल्कुल। तो आपके पुराने क्लाइंट्स में से ही क्लाइंट्स आ जाएंगे अगर आपको शॉपिफाई आ गया, और आप मतलब चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर टू, आप रैंडम एक बंदे के पास जाते हैं ना, उसको शायद अमेजोन समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जब आपने अमेजोन की सर्विस पिच की, उसने एक्सेप्ट नहीं की। आपने उसको ब्रांड बिल्डिंग में वेबसाइट सिखाई, शॉपिफाई या वेबसाइट, ठीक है, कि आपकी अपनी ज़ाती वेबसाइट पे बेचना वाया फेसबुक, और वो उसको वो चीज़ जी। समझ आई कि हाँ यार, वेबसाइट्स पे तो मैं चीज़ें परचेज करता हूँ। तो वो जी। क्लाइंट आपका हंट हो गया। या उसको टिकटॉक आपने दिखाया, तो उसको वो भी एक नया वेन्यू लगा, क्योंकि अब देखें ना, अमेजोन का एक नाम भी खराब हुआ हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको मिसयूज़ किया, या सर्विस प्रोवाइडर्स ने उसको मिसयूज़ किया। तो अब हम्म। बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपने उसको टिकटॉक की सर्विस पिच की या शॉपिफाई की, तो वो 80% चांसेस हैं कि वो मान जाएगा। तो आपके पास हम्म। क्लाइंट जो है ना, वो अ, उसका चांसेस बढ़ गए उसको रिटेन करने के, क्लाइंट रिटेन करने के। अब और दूसरा ये है कि आपने एक ही क्लाइंट को दो तीन सर्विसेज बेच दी। अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स न्यू हैं, वो मेरे से शॉपिफाई की सर्विस, अमेजोन की सर्विस तो ले रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, साथ में वो शॉपिफाई की सर्विस भी ले रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है, उसकी सेल्स बढ़ेगी, उसकी जो है वो ब्रांड की वर्थ बढ़ रही है, और मेरी सर्विसेज भी बढ़ हम्म। रही हैं, और मेरे लिए एक नया बिजनेस क्रिएट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सबको इस अप्रोच पे जाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। जी। तो ये ज़्यादा बेटर, मतलब ट्रू जो ई कॉमर्स आप कह लें, वो यही है कि हम्म। आपके पास मार्केट प्लेसेस के साथ साथ अपनी वेबसाइट्स पर बेचने का तजर्बा भी होना चाहिए, एड्स आपको आने बिल्कुल चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उकाशा भाई, आप अपनी फील्ड में अपडेटेड रहने के लिए, सीखने के लिए क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, और ऐसा क्या रिसोर्सेज आप रिकमेंड करेंगे व्यूवर्स को कि जो वो फॉलो करके एक अपडेटेड रह सकते हैं? जैसे चेंजेस आते हैं, जैसे आपने कहा स्ट्रेटजी लॉन्च करने की, अब टेस्ट ऑर्डर्स जो हैं वो एक नई चीज़ आई है जो कि पहले नहीं ये होती थी, तो ऑब्वियसली ये इस तरह। अच्छा पॉइंट जी। है ये आपका, ये ऑब्वियसली ये मैं ऐसी कहूँ कि मैंने ये अपने से निकालने हैं। हमने ये डिफरेंट लोगों के साथ डिस्कस करके ही पता लगता है। मैंने जी। आपके साथ बात की, आपने मुझे कहा कि ये करके देख लो, मैंने उसको टेस्ट एंड ट्राई कर लिया, ठीक है। मैंने किसी मेंटोर की बात सुन ली, उसने कहा जी मैं वैसे करता हूँ। ये मैंने सनी भाई से भी एग्जैक्टली सुना था कि वो कह रहे थे टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहिए। उससे पहले मैंने ये एक दो और लोगों से भी सुना था, तो उसको करना स्टार्ट किया कि ज़्यादा स्टॉक अब नहीं मंगवाना, ठीक है। तो ये जी। चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको लोगों के साथ डिस्कशन करने से, अच्छे कोर्सेज हम्म। ख़रीदने से ही आती हैं ऑब्वियसली। हम मैं भी बिल्कुल। ऐसे ही करता हूँ, साल में एक आधा कोई अच्छा कोर्स ऐड कर जी। लिया,
और अभी तो खैर ये टिकटॉक और इन चीज़ों का तो उन्होंने अपनी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको करने कराने से आ हम्म। जाती हैं। मेटा ऐड की जी। मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा कोर्स किया है। तो ये कोर्सेज मैं बाय करता रहता हूँ, लाइक मैं यूडेमी से कोई कोर्स उठा लेता हूँ, कोई लोकल में अच्छा हम्म। है। अभी हसन भाई, मैं उनको यहाँ शॉर्ट आउट भी देना चाह रहा हूँ। उन्होंने फेसबुक का बड़ा अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, तो उससे 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 बहुत फ़ायदा हुआ है हमारी एजेंसी को। जी। इनफैक्ट उससे हमारी जो है ना वो बड़ी ग्रूमिंग हुई है। तो ये अपने ऊपर हम्म। इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़े छोटे मोटे कोर्सेज लेके लोगों के साथ डिस्कशंस करके। हाँ, अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह से मीटअप्स नहीं होते जिस तरह से पहले होते थे, एक्सट्रीम जी। मतलब लोगों के ई कॉमर्स वाले लोगों के आपस में मिलना जुलना। तो बट अब उसको किसी तरह से तो आपने करना ही है ना। बिल्कुल ठीक दिस है। इज़ दी होल अ, टेक्निक। बिल्कुल ठीक है काशा भाई, एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा व्यूवर्स में से है। व्हाट डू यू गाइस से अबाउट वीपीएन्स दैट ऑनलाइन बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स यूज टू एक्सेस स्टफ दैट आर ब्लॉक्ड? तो बेसिकली जो भी पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं इंटरनेट को लेके, तो हाँ जी, हाँ वीपीएन जी। फ्रीलांसर्स को यूज़ करना पड़ रहा है, और उससे मैंने देखा है कि अकाउंट्स वगैरह भी ब्लॉक हो रहे हैं। इस पे आप क्या देख रहे हैं? आप किस तरह इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं? वीपीएस की तरफ जा रहे हैं या किस तरह टैकल कर रहे हैं? यार पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम तो चला है काफ़ी लंबा अरसा, 3 मंथ्स तक ये तकरीबन इश्यूज रहे हैं। मैंने तो अभी खैर ब्रांड लॉन्च किया है ये अक्टूबर के अंदर ही, तब ये प्रॉब्लम्स तकरीबन ख़त्म हो गए थे। और अभी यकम से अनाउंस भी कर दिया गया है पीटीए की तरफ से कि जी अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो अल्लाह करे जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही वो प्रॉब्लम्स जी। ना आए। तो हाँ, बिल्कुल। देखें, अब हमें प्रॉब्लम्स के साथ तो जीना ही है। और लोग अब हुँ। 3 माह में भी आप देखें, ठीक है रेवेन्यूज़ कम हुए हैं, इश्यूज आए हैं, बट स्टिल टैकल किया है, ब्रांड्स ने भी टैकल किया है। हाँ ठीक है, उन्होंने ये किया है कि स्पेंडिंग कम कर दी है एड्स के ऊपर। तो उसमें ज़्यादा जो उनको फ़ायदा वही मिला है जो रिपीटेड कस्टमर्स थे ना उनके। मतलब जी। ठीक है, जब नेट मिला उनको ईमेल आ गई वहाँ से, और कुछ वैसे ही साइकोलॉजिकली कस्टमर कहता है कि हाँ उसी से बाय करनी है मैंने चीज़। तो रिपीटेड कस्टमर्स ने उनको बचाया है। तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अब ये चीज़ नोटिस में भी आए, हुकूमत को भी इसका ज़ाहिर है नुकसान हो रहा है। अभी आईएमएफ का वफद पहुंच रहा है कल जी। परसों, और ऑब्वियसली ये चीज़ें अच्छा। उनके तो नोटिस में हैं ना, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जी। बिजनेस कम्युनिटी से भी हुँ। वो सारी फीडबैक उनको जाता होगा। तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ दोबारा से भी उठाएंगे, और मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें जो है इम्प्रूव करेंगे ये लोग, क्योंकि हुँ। इनकी ठीक है। मजबूरी है। आईएमएफ का जी। अब रोल आउट किसी भी कंट्री ने नहीं देना नेक्स्ट, बिल्कुल इम्पॉसिबल हुआ है। हुँ। तो अब आपने आईएमएफ से पैसे लेने हैं तो आपको उनकी हर बात माननी होगी, और उसमें बिल्कुल ये ठीक है। बात शामिल की जाएगी कि आप जो है वो हुँ। ख़ास तौर पे जो आपका एक बहुत बड़ा चंक है आईटी एक्सपोर्ट का और ऑनलाइन बिजनेसेस का, तो आप उनको सही तरीके से चलने दें, क्योंकि रेवेन्यू आएगा ओके। तो ऑब्वियसली वो टैक्स भी आएगा ना जी, गवर्नमेंट को। बिल्कुल। तो बाकी आप वीपीएन्स के साथ गुजारा किया है, लेकिन उम्मीद है नेक्स्ट इंशाल्लाह ये अब नहीं होगा ऐसा। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। काशा भाई, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिसेंट एआई में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो क्वेश्चन है, व्हाट एआई डू यू सजेस्ट फॉर अमेजोन एनालाइजिंग एंड पीपीसी? तो आप अभी एआई में कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं उसको अपनी लॉन्चेस बिल्कुल में या बिल्कुल कहीं ना कहीं, तो वो बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। एआई आप रेकमेंड करते हैं? यार चैट जीपीटी वन एंड ओनली, मैंने तो सारे ट्राई किए। चैट किंग। जीपीटी, चैट जीपीटी इज किंग। जी। जी। अभी उसका न्यू एक और वेरिएंट भी लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द। अब तो खैर जो हम्म। रिसेंटली पिछले वीक से मैंने एंजॉय करना शुरू किया है वो उनकी वेब सर्विसेज हैं, कि आप जो है वो यानी गूगल सर्च की तरह चैट जीपीटी सर्च कर सकते हैं। अब उसमें ओह होता क्या वाह। है, बेसिकली वो नीचे आपको प्रॉपर उसके लिंक्स देगा, वो कहाँ से उसने वो चीज़ उठाई है। तो अब बेसिकली आप अगर कंटेंट पर चीज़ें बनवाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको रेफरेंसेस, उसके रेफरेंस मिल जाएंगे और वो चीज़ें बड़ी इजी हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, हम्म। लोग यूज़ करते हैं। और बट मेरे ख्याल में अच्छा, अमेजोन ने खुद भी लॉन्च किया है। अभी परसों भी जी। मैं एक जी। मेल आई हुई थी कि अब ये जो ईबीसी इमेजेस, वगैरह के लिए कर हाँ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल। भी उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मसला ये है कि जी। डाटा जो कीवर्ड्स ही डाटा होता है ना सबसे बड़ा तो पीपीसी के जी, लिए, बिल्कुल। तो वो अमेजोन का अपना डाटा ही बहुत अच्छा है, वहाँ से आप उठा लें। हीलियम 10 तो फिर है ही सेकंड पे। तो लेकिन अभी एआई मैं देख रहा हूँ काफ़ी बेहतर हो रहा है, लेकिन आप देख लें कि अगले 4-5 माह में ना ये काफ़ी बेटर हो जाएगा जब वो इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपरली। अभी वो मेरे ख्याल बिल्कुल। में लर्निंग फेज में है, अभी वो चीज़ें थोड़ी जी। सीख रहा है। लेकिन विद इन 6 मंथ मैं समझता हूँ गेम काफ़ी चेंज हो जाएगी। जिस तरह आज की मैं वो भी पढ़ रहा था कि आप एआई से भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं आप,
उसके अंदर भी जी वीडियो कटर तो पहले भी दिया हुआ था, लेकिन वो अभी इतना एक्यूरेट नहीं है। विद टाइम हो जाएगा, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल अभी ऑब्वियसली। 2025 है ना, बेसिकली एआई के लिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म 2025 में ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है। हम्म 2025 में अभी तो चैट जीपीटी ने वीडियो वाला मॉड्यूल लॉन्च करना है कि वो आप कमांड देंगे और पूरी वीडियो बन जाएगी आपकी। ओह ठीक वाओ। है, वो बहुत एक रेवोल्यूशनरी आप कह लें मूवमेंट है। उस पर तकरीबन काम हो चुका है, उसकी बीटा टेस्टिंग भी हुई थी आज से 2 माह पहले। अभी जब वो लॉन्च होगा तो आप देखेंगे क्या होगा। उसके बाद हर चीज़ में एआई, अब आप देख लेंगे मेटा ने भी हमारी चैट्स में उसमें मैसेजेस में, जी इवन जी। इवन इवन जो अब सैमसंग ने लॉन्च किया तो अब एप्पल ने इस iOS 18 के अंदर लॉन्च कर दिया। तो ये अब एआई की ही जंग है। और 2024 जो था ये बड़ा लर्निंग फेज था। अब 2025 रिफाइनिंग फेज होगा, उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें होंगी। और मेरा ख्याल है पीपीसी हम्म और इमेजेस उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट भी बदलेंगे। पीपीसी और बेटर होगी, आसानी होगी उसमें काफ़ी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल चीज़ों में आसानी आती जाएगी। जैसे अभी मैं पर्सनली ये है कि बिना लाइफ जो है वो अब दिखता नहीं है कि कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इतनी इजी चीज़ें हो गई हैं। इतनी चीज़ें बहुत जो बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ के लिए हायरिंग करनी पड़ती थी, मेरा ख्याल अब बहुत से ऐसे टास्क हैं जो क्विकली आप खुद जो है सर देखें, कर अब सकते हैं। हम जितने भी प्रपोजल्स भेजते थे ना, उसके लिए प्रॉपर जो राइटिंग ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। जी आप जी पूरा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक जी। पैराग्राफ में लिख दें और उसको कहें कि जी इसका प्रॉपर। मैंने तो अभी रिसेंटली हाँ जितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जितने मैंने अभी इवन पाकिस्तानी बिजनेस का भी जो मैंने वो 1200 का फॉर्म के ऊपर पूरा जो बनवाते हैं वो जी सारा कुछ चैट जी जीपीटी जी से जी। बनवाया है। अब सारी गेम वही वाह। है कि आप प्रॉम्प्ट किस तरह से आप देते हैं। हाँ, प्रॉम्प्ट अब एक बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी मेरे ख्याल में आपको कोर्स लेना चाहिए। अच्छा अगर कोर्स है तो मैंने ओ भी यस। लिया था इसमें भी। तो उसमें जी। बेसिकली प्रॉम्प्ट की सारी गेम है। आप किस तरह से वो अब हम्म अभी एक मैंने बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा ब्रांड है जो लॉन्च होने जा रहा है। तो उनकी बेसिकली ना होता ही है कि जो गोरों के ब्रांड्स होते हैं उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, पेपर वर्क वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो अब 8 पेज का अगर मुझे अकेले को लिखना होता उसका पूरा प्रपोजल, तो मेरे ख्याल हाँ में तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता। मतलब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल। गोरों के लेवल की इंग्लिश लेके आना और उस तरह की वो चीज़ें यूज़ करना। बट नाउ इट्स वेरी इजी, मैं एक पेज लिखूंगा, मेरे जो प्लान है हम्म सारे वो उनको एलाबोरेट करना, उसमें चीज़ें ऐड करना, कंपाइल करना, हेडिंग्स बनाना, दैट इज़ पीस ऑफ केक। नाउ बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। बिल्कुल। नाइस। आप तो मेरा ख्याल यहाँ पे इसको जो यहाँ पर है हाँ जी, कंक्लूड करते हैं रैप जी। अप करते हैं। जी बहुत जी। अच्छा रहा ये सब कुछ, बहुत ही उकाशा भाई, बहुत ही वैल्यूएबल एक समंदर था नॉलेज का। इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है जो थैंक आपने यू हमारे सर। साथ शेयर किया। लिसनर्स को मेरा ख्याल आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका हसलर्स डन में आने का बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह सक्सेस बढ़ती रहे और ग्रो करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, एंड आई personally look forward to do more podcast and collaborations with you in future, sir. बहुत शुक्रिया कलीम भाई। आपको भी सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया कि आपने प्लेटफॉर्म दिया, और बाकी जितने लोग सुन रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस किए उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.